हेलो एंड वेलकम। अगर आप अपने सर्वेयर एंड लॉस असेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं ये एक वेबसाइट जहां पे आप अपने क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी कर सकते हैं। और रीडिंग तो आप हमारे साथ कर ही रहे हैं, फुल फ्लैश डिटेल रीडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये उसका कुछ यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे आप लाइट मोड डार्क मोड भी कर सकते हैं और ये मोबाइल में भी पूरा कंपेटिबल है। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे दो बुक्स ऐड करी हैं, जैसे कि फर्स्ट बुक है S01 और S06। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ। जैसे ये चैप्टर है और इसका चैप्टर 14। ठीक है, इसमें पूरे पूरे चैप्टर हैं। ठीक है, तो आप कोई भी आप चैप्टर चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्टार्ट क्विज करोगे तो आप एंटर कर जाओगे। ठीक है, तो उसके बाद आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि टाइमर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने वो लगा रखे हैं। जैसे अभी ये है, कोई भी आप रैंडम एक चूज कर लो तो आपको साथ में ये वो बताएगा कि इसका एक्सप्लेनेशन भी बताएगा, डिटेल्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑक्यूपेंसी एंड वेयर, और पेज नंबर के साथ बताएगा कि कौन सा पेज है। ठीक है, आप फिर जाओगे, आगे है कुछ भी व्हाट इज द एप्रोप्रिएट इंक्लूड, ये कुछ भी कर दो आप, जैसे कैफेटेरिया। ठीक है, तो अब यहाँ बताएगा ये मोरल हजार्ड है। ठीक है, तो ये भी है। तो आप यहाँ पे जब आप सबमिट टेस्ट करोगे तो आपको अपना रिजल्ट भी दिखाई देगा कि आपने कितने क्वेश्चंस करे, उसमें से कितना आपका स्कोर आया है, क्या हिसाब किताब है, कितने मिनट में आपने एग्जाम खत्म किया है, तो ये सारा कुछ आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से दूसरे बुक में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें भी हमने पूरे चैप्टर सारे 13 के 13 चैप्टर ऐड किए हुए हैं। और यहाँ पे जाने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आप गूगल पे जाइए और वेबसाइट का आप नाम लिखिए एक्सजेरिसन, तो पहला ही लिंक आएगा और वो है हमारा सर्वेयर एंड लॉस का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप सीधा एंटर कर जाएंगे और इसके अंदर जो जितनी भी आपकी हिस्ट्री है वो बैक एंड पे सेफ रहेगी। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू इंश्योरेंस वाले, जहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की। तो पिछले एपिसोड में वी वर रीडिंग द फर्स्ट चैप्टर और उसमें हमने यहाँ पे इंश्योरेंस वाला सेक्टर पढ़ लिया था। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे उसके आगे द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क। ओके, वन थिंग आई बिलीव ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर अवेयर ऑफ बेसिक लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश। क्योंकि अगर आपने हिंदी में ही एग्ज़ाम देना है तो आपने हिंदी ही चूज़ किया होगा और हिंदी में ही आपने बुक भी अपनी ऑर्डर कर दी होगी या डाउनलोड की होगी और उसके अंदर आपको ऑडियो बुक भी मिल गई होगी। राइट, तो अभी यहाँ पे हम जब रीड करेंगे तो आई विल जस्ट रीड इट इन इंग्लिश ओनली, और बीच बीच में हम थोड़ा बहुत हम बातें भी करते रहेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात हो रही है रिस्क की और रिस्क शेयरिंग की। रिस्क को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं और रिस्क को शेयर कैसे करते हैं। चलो देखते हैं क्या कहता है ये आगे ऑथर। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क are now elaborated to explain how the insurance system operates in practice in the treatment of pure risk। यहाँ पे प्योर रिस्क की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आगे जाके आपको हम पूरा विस्तार से समझाएंगे। चलिए समझते हैं। इन द एग्जाम्पल गिवन इन अर्लियर पैराग्राफ, लॉस एक्सपीरियंस ऑफ मोटरसाइकिल्स इंडिकेटेड 2 total losses. If similar study of past loss experience is made in respect of motor cars, the result will probably show that out of 1000 such vehicles, on an average 5 will be total loss। बिल्कुल ठीक है। The loss experience in respect of motor vehicles, it will be seen, will vary according to the type of vehicles। Secondly, an examination of past loss experience will also establish that in respect of the same type of vehicles, for example motor cars, the experience may vary according to geographical area in which vehicles are used, some area with greater density of traffic showing greater losses। बिल्कुल ठीक है, मतलब जितना हमारे पास ज़्यादा डेटा होगा उतना ही ज़्यादा हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से भी एक्सीडेंट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे कितना डेंसिटी है उससे भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई साहब अगर यहाँ पे भीड़ भड़का ज़्यादा है तो एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, अब आगे क्या बता रहा है ये। फ्रॉम द अबव एनालिसिस 3 ब्रॉड प्रिंसिपल इमर्जेस।
ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 प्रिंसिपल जो इमर्ज हो रहे हैं वो उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्टली द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, दैट इज इन इंश्योरेंस लैंग्वेज द प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है जी। अब जो प्रीमियम है वो इंश्योरेंस कंपनी पास्ट एक्सपीरियंस से ही चेक करती हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया है कि हाँ भी अगर एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे गाड़ी किसी भी टाइम गिर सकती है, वहाँ पे सड़कों पे गार्डर तो है नहीं है, साइड में बाउंड्रीज तो है नहीं है, तो गिर सकती हैं। तो उस हिसाब से वहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। और जैसे शहरों के अंदर, प्लेन्स के अंदर भीड़ भड़का बहुत है, कोई बंदा ट्रैफिक लाइट नहीं फॉलो कर रहा, वहाँ पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों का एक स्टेटिस्टिकल डेटा मिलता है और उसके बाद ही इनको चेक करते हैं और उसी से जो एक्चुअली वाले हैं वो इसका डेटा को करके इक्वेट करके फिर इनका प्रीमियम बनाते हैं। हाँ जी। सेकेंडली इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ हज़ार्ड एंड और एक्सपोजर टू लॉस और डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी कंसर्न। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि रिस्क के कितना पास है, कितना खतरनाक है ये, ठीक है और प्रॉपर्टी को कितना डैमेज कर सकता है, तो उसके हिसाब से भी ये चेक करते हैं। देयर इज़ अ ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ फायर इन बिल्डिंग ऑफ वुडन कंस्ट्रक्शन दैट इज़ अ कंक्रीट बिल्डिंग। बिल्कुल ठीक है। लकड़ी का घर है, जल्दी आग पकड़ेगा, वही कंक्रीट का बिल्डिंग है, वहाँ पे कम आग पकड़ेगी। तो लकड़ी वाला घर महंगा और कंक्रीट वाला घर थोड़ा सस्ता। हैंस द फॉर्मर इज चार्ज्ड हायर प्रीमियम एंड द लेटर लेसेस प्रीमियम। ठीक है, तो गुड्स व्हीकल आर मोर एक्सपोज टू एक्सीडेंटल लॉस और डैमेज देन द प्राइवेट कार्स। कमर्शियल गाड़ियाँ ज़्यादा पलटती है क्योंकि वो ज़्यादा चलती हैं, ठीक है, दिन में भी रात में भी, तो वो ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं उनके। हैंस द फॉर्मर अट्रैक्ट हायर प्रीमियम देन द लेटर। तो जो गाड़ियाँ हैं अपना ये वाली क्या कहते हैं इनको, कमर्शियल, ये ज़्यादा एक्सीडेंट के ज़्यादा वो प्रोन रहती हैं। यही वो बात बता रहा है। ओके, अब आगे का बता रहा है वो थर्डली क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू हज़ार्ड्स इन्वॉल्व्ड। फॉर एग्जाम्पल, मोटर व्हीकल इन टू प्राइवेट कार्स, टैक्सीज, पैसेंजर बसेस is necessary to fix rate of premium on fair and equitable basis of that more hazardous property carries a higher rate of premium। बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई साहब यहाँ पे ये कि जितना गाड़ी ज़्यादा चलती है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उनका प्रीमियम होता है। लेकिन सारे व्हीकल्स को हमने फेयरली ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है अगर कोई गाड़ी महंगी है तो उसको ज़्यादा चार्ज कर लो, कोई सस्ती है उसको कम चार्ज कर लो, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक गाड़ी 2000 सीसी की है और वो ऑडी की है, ठीक है, उसका भी सेम प्रीमियम, और एक गाड़ी 2000 सीसी की है और वो बेचारी कोई क्रूज़ ले लो जो बंद हो चुकी है अभी, शेवी की क्रूज़ थी, अब उसका भी सेम प्रीमियम है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा और फेयर रहना पड़ेगा कि ऑडी का खर्चा ज़्यादा आएगा तो इसलिए उसका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। अब शेवी क्रूज़ वो बंद हो चुकी है, तो वैसे तो उनका वो सर्कुलर आ ही गया था कि इनका अभी इंश्योरेंस नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप समझ गए आइडिया। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क्स। एक सेकंड, ये मेरा वाईफाई को क्या हो गया, वाईफाई वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। let's see okay, मैं यहाँ पे मेरा चल रहा है तो इसको कर देते हैं यहाँ से बंद, और मेरा वाईफाई कहीं पे और चल रहा है तो अभी यहाँ पे देखते हैं। हाँ, अभी चलना शुरू हो गया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब मेरे को एडिटिंग इतनी ज़्यादा आती नहीं है कि मैं ये वाला पोर्शन डिलीट कर दूँ। अब जो भी चलेगा बीच में ही चलेगा और हम बातें करते करते पढ़ेंगे। और आई बिलीव कि कंसंट्रेशन जो होती है ना, वो वन गो में ज़्यादा चलती भी नहीं है। अगर आप हल्की फुल्की बातें करते रहोगे तो आप पढ़ भी लोगे अच्छे से, लेकिन अगर आप सिंपल, आपका सारा प्राइम फोकस सिर्फ और सिर्फ उस पर ही रहेगा कि पढ़ने पे, तो बीच में क्या होगा कि आप में से आप मिस भी मारते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको एक लाइन पढ़ देता हूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो होता है डेड रीडिंग, जैसे वो AI पढ़ता है ऑडियो बुक्स, वो कुछ ऐसे ही होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क।
First principle says that the rate of the premium depends on the upon last loss experience. The second principle says that तो इसमें मज़ा नहीं आता। तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको ह्यूमनली पढ़ना होगा और ह्यूमनली ही आपको वो समझ में आना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप बीच बीच में आपको लग रहा है कि मैं बोर कर रहा हूँ आपको, तो डोंट वरी, जस्ट आप यूट्यूब पे देख रहे हो, इसकी स्पीड को आप 2x कीजिए और समझ लीजिए। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क पे चलते हैं। अच्छा, द फर्स्ट प्रिंसिपल सेज दैट रेट ऑफ प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन द पास्ट लॉस्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो पहला सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रीमियम है वो कैसे डिपेंड करेगा कि पिछले कितने नुकसान हुए हैं, उसके अनुभव से पता चलेगा। सेकंड प्रिंसिपल से द रेट ऑफ प्रीमियम शुड बी इक्विटेबल एंड फेयर। हाँ बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल ना, वो होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा को ज़्यादा कर दिया, कम को कम कर दिया, या कम वाले को भी ज़्यादा कर दिया और ज़्यादा वाले को कम कर दिया, ये भी नहीं है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, बड़ी सख्ताई से बोला जा रहा है, ईच इंडिविजुअल शुड बी चार्ज अ प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द हज़ार्ड टू विच ही इज एक्सपोज्ड। जैसा जिसको खतरा है वैसा उसको प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल और फिजिबल टू फिक्स सेपरेट रेट फॉर ईच इंडिविजुअल रिस्क। हाँ भाई, इसने अब दूसरी बात कर दी। दूसरी बात ये कह दी है कि लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे ये पॉसिबल भी नहीं है कि जिसको जितना है हम उसको उतना करेंगे। तो इसके लिए वैसे तो आप सब इंश्योरेंस में ही होंगे, तो इसके अंदर क्या होता है कि सबको एक अलग रेट मिलता है, एक टैरिफ आता है, एक रेट चार्ट आता है, उसके अंदर सबको डाल दिया जाता है और चेक कर लिया जाता है। फायर की पॉलिसी है, फायर के अंदर आता है कि भैया वो कहाँ का है, कौन से एरिया में है, वो जोन है, वो अपना फ्लोटर पॉलिसी है कि वो इंडिविजुअल है, कमर्शियल है कि क्या है। तो इस हिसाब से इनका रेट बनता है, ठीक है, क्या डिस्काउंट देना है, उस सब का एक टैरिफ में लिखा होता है और उससे ये बाहर नहीं जा सकते। आगे पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू कलेक्ट लॉस एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रेट इट in an intelligent manner, it is necessary to adopt a system of classification of risk so that each class of risk will have homogeneous character which will facilitate proper assessment of common hazards and reasonable forecast of future losses। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको वर्ड जो आया है होमोजीनियस, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्या होता है कि जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपके बारे में आपको बहुत सारे नए टेक्निकल टर्म्स आपके सामने आएंगे, तो आपको उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। इससे दो चीज़ें हैं, एक तो आपको इंश्योरेंस के बारे में पता लग ही रहा है, एंड सेकंड थिंग दैट यू आर गेटिंग नोन टू द मोर इंग्लिश वर्ड्स, और व्हेन यू विल यूज दिस वर्ड्स इन योर डेली रूटीन लाइफ, भाई साहब इम्प्रेशन तो पड़ता ही है। अब जैसे ये वर्ड है जो होमोजीनियस, ठीक है, इसका मतलब होता है सिमिलर टाइप, ठीक है। पता नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे सिमिलर भी लिख सकते थे, आई विल हैव अ सिमिलर करेक्टर, लेकिन उन्होंने होमोजीनियस लिख दिया, ठीक है। तो चलो अब, हाँ जी, देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क इज ब्रॉड कैटेगरीज इज अडॉप्टेड। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, तो कैटेगरीज अलग अलग होते हैं, तो उसके अलग अलग ही प्रीमियम होते हैं, तो कैटेगरी के हिसाब से ही प्रीमियम सेट होता है। चलिए आगे चीज़ सेम ही है, मैं इसको फटाक से एक ही बारी में पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, तो ईच कैटेगरी विल कंप्राइज होमोजीनियस टाइप्स, बिल्कुल सिमिलर टाइप, विद मोर और लेस सिमिलर रिस्क एक्सपोजर। फॉर फायर इंश्योरेंस रिस्क आर कैटेगराइज्ड इनटू ड्वेलिंग मतलब घर, शॉप दुकानें, गोडाउन तो गोडाउन, मैन्युफैक्चरिंग रिस्क एक्सेट्रा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी, जैसा काम है वैसा उसको प्रीमियम, ठीक है। अगेन विद इन ईच ब्रॉड ग्रुप देयर मे बी फर्दर सब डिविजन। हाँ बिल्कुल, अब हो सकता है दुकान तो लिख दिया लेकिन दुकान छोटी है, बड़ी है, 15 दुकानें एक ही दुकान में हैं, ठीक है, तो ये सब डिविजन है, इसका अलग से होता है। फॉर एग्जाम्पल गोडाउन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गुड्स स्टोर्ड, नॉन हजारस, हजारस और एक्स्ट्रा हजारस, ठीक है। तो ये भी है कि उसका देखना पड़ेगा कि उसका कैसा गोडाउन किस तरह का है, ठीक है। नॉन हजारस बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है, हजारस ख़तरनाक है, और एक्स्ट्रा हजारस एक्स्ट्रा ही ख़तरनाक है, ठीक है। तो उस हिसाब से उनका वो भी होगा। अगर आप
कह रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक गोडाउन के अंदर लोहे का सामान पड़ा है तो भैया वो बिल्कुल नॉन हजार्डस है, ठीक है। और एक गोडाउन के अंदर उनके पास पेट्रोल के वो भरे हुए हैं, ठीक है ना, टैंकर खड़े हैं, भाई साहब वो हो गया एक्स्ट्रा हजार्डस। और कुछ हजार्डस आप ये मान लो कि जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, फटाक से आग लग जाती है ना। तो इस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग रिस्क आर सब डिवाइडेड इनटू केमिकल इंडस्ट्रीज, डिस्टिलरीज, जूट मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स, मैच फैक्ट्रीज, रबर फैक्ट्रीज, टी फैक्ट्रीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया। मोटर व्हीकल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट कार्स, टू व्हीलर जिसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर आते हैं, एंड कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है। हाँ, तो भाई साहब इस चीज़ को आप याद रखना। अब यहाँ पे इसने कहा है कि मोटर व्हीकल्स को बड़े पैमाने पे सिर्फ दो चीज़ों में ही इन्होंने वो किया हुआ है, सॉरी 3 चीज़ों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, 3 चीज़ों में इनको क्लासिफाइड किया हुआ है। अब मेरा मानना यहाँ पे ये है कि जो क्लासिफिकेशन है वो 2 होनी चाहिए, यानी कि प्राइवेट व्हीकल, यानी कि ये प्राइवेट व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल। लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्राइवेट कार्स कर दिया है और टू व्हीलर्स को अलग कर दिया है, जिसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर वगैरह आ जाते हैं, और कमर्शियल व्हीकल कर दिया है, यानी कि वो 3 पहिया जो ऑटो रिक्शा होता है, और उसके बाद फिर जितने भी ये ट्रक्स हैं, बड़े बड़े जितने भी मल्टी टायर के ट्रक्स हैं, है ना, तो इनको अलग कर दिया है। मेरा मानना है कि प्राइवेट व्हीकल जो होते हैं, अब यहाँ पे ये टू व्हीलर्स जो हैं, ये टू व्हीलर जो हैं ये प्राइवेट ओन भी होते हैं और कमर्शियल भी होते हैं। अब कमर्शियल जैसे ओला, उबर, ये सब टू व्हीलर्स में भी आ रहे हैं, रैपिडो है, और भी ऐसे बहुत कुछ चलते हैं। ये जो है अपना जोमेटो, स्विगी, ये सब टू व्हीलर यूज़ करते हैं और ये सब कमर्शियल हैं, और इनका इंश्योरेंस भी कमर्शियल ही होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने टू व्हीलर्स का सेक्शन को बिल्कुल अलग रखा है। प्राइवेट कार तो जो हमारी गाड़ियाँ हम रोज़मर्रा ऑफिस लेके जाते हैं, तो ये वो वाली गाड़ी होगी, और कमर्शियल व्हीकल तो कमर्शियल व्हीकल है, आपको पता ही है। हाँ जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बताता है, प्राइवेट कार्स आर फर्दर सब डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द इंजन। बिल्कुल ठीक, हायर द क्यूबिक कैपेसिटी, मोर पावरफुल द इंजन, हायर द एक्सीडेंट पोटेंशियल, हेंस हायर द प्रीमियम। समझाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आपको आइडिया पड़ ही गया होगा। जितना बड़ा उसका इंजन है उतना ही बड़ा उसका पावरफुल होगा वो इंजन, और हायर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट एंड हायर प्रीमियम। कितनी आसानी से बोल दिया इन्होंने। कमर्शियल व्हीकल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू गुड्स कैरिंग व्हीकल, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल, एंड सो ऑन। द प्रिंसिपल अडॉप्टेड इज टू क्लासिफाई द रिस्क्स and then assess the premium in such manner that each class of risk is self-supporting. That is, losses of the class are absorbed by premium of that class only. Thus, equity, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है सेल्फ सपोर्टिंग। कि अगर आपने 100 ट्रक इंश्योरेंस करे हैं, ठीक है, उसमें से 2 ट्रक टोटल लॉस में चले गए, तो बाकी के 98 जो ट्रक्स हैं उनका जो प्रीमियम आया है वो उस लॉस को कवर करेगा, ठीक है। ओके, दस इक्विटी इज मेंटेन्ड in as much as each individual pays premium strictly in proportion to the hazard of the class to which he belongs. बिल्कुल इंश्योरेबल रिस्क। हाँ जी, यहाँ पे हमने जो पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि एक होता है जैसे क्या कहते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क, बिजनेस रिस्क, है ना, डायनामिक रिस्क। तो ये जो रिस्क होते हैं ये अनइंश्योरेबल होते हैं, मतलब इंश्योरेबल तो करते ही होंगे लेकिन किसी खास कंडीशन पे जाके करते होंगे, और वो 1-on-1 होता है, उसका टेरिटोरियल नहीं होता। लेकिन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं जो हमने पहले पढ़े थे, इंश्योरेबल रिस्क प्योर रिस्क होते हैं, उनका रिस्क हो जाता है। ओके, द रिस्क बिकम इंश्योरेबल इफ़ इट हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, अभी आपको बताएगा इसके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, ABCDE, तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया जाएगा कि वो इंश्योरेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है इट मस्ट बी अ प्योर रिस्क, बिल्कुल ठीक है। स्पेकुलेटिव एंड डायनामिक रिस्क ऑफ स्पेकुलेटिव एंड डायनामिक टाइप ऑफ रिस्क आर नॉट इंश्योरेबल, जैसे हमने पहले बात कर ही ली है, ठीक है। लेकिन आगे है ये देयर मस्ट बी अ fortuitous
और एक्सीडेंटल एलिमेंट। फॉर्टिट्यूस का मतलब क्या होता है? फॉर्टिट्यूस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी एक्सीडेंट ही होता है। वैसे इसको हिंदी में कहते हैं आकस्मिक, आकस्मिक या दैवाधीन। भाई मेरी तो हिंदी भी बहुत माड़ी है, फक। ओके, फॉर्टिट्यूस और एक्सीडेंटल एलिमेंट। भाई साहब, फॉर्टिट्यूस का मतलब ही एक्सीडेंटल होता है। चलो इंग्लिश में आप अपना मुनाफा कीजिए और फॉर्टिट्यूस वर्ड को भी आप ऐड कर लीजिए। There must be a fortuitous or accidental element involved, that is something which may occur and not bound to occur। हाँ, मतलब जो हो सकता है और जिसको रोका भी ना जाए। Accidental damage to motor vehicle is insurable but not normal wear and tear। आए फिर से पढ़ते हैं। एक्सीडेंटल डैमेज टू मोटर व्हीकल्स इज इंश्योरेबल बट नॉट नॉर्मल वियर एंड टियर विच इज बाउंड टू अकर इन ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। देयर इज नथिंग फॉर्टिट्यूस अबाउट वियर एंड टियर। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आप गाड़ी चला रहे हो और उसकी गाड़ी के अंदर पंचर हो गया। पंचर थोड़ी ना क्लेम में आएगा, पंचर तो होगा ही होगा, गाड़ी चलेगी तो पंचर भी होगा। ठीक है। इनहेरेंट वाइज इज एक्सक्लूडेड अंडर मैरीन कार्गो पॉलिसीज। हाँ, मैरीन कार्गो के अंदर ये थोड़ा सा इसका थोड़ा सा फ़र्क है। मैरीन कार्गो के अंदर कुछ और होता है और इनहेरिट के मतलब होता है जिसको वो कैसे बोले, परमानेंट। ठीक है, परमानेंटली ये जो मैरीन कार्गो के अंदर इसका थोड़ा सा फ़र्क और होता है। ठीक है। वैसे इसका इंग्लिश में मतलब होता है इनहेरेंट का कैन नॉट बी रिमूव्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है, तो हाँ ठीक है। इनहेरेंट वाइज is excluded under marine. It refers to natural or inevitable loss or damage to perishable commodities like fruit, vegetables, etc., which occurs in normal course due to lapse of time without the intervention of any accidental circumstances। बिल्कुल ठीक। अब इसके अंदर ये जो है वियर एंड टियर वो मैरीन कार्गो के अंदर कवर हो जाता है। जैसे कि अगर आप एक सब्जी को यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हो, उसके अंदर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये नॉर्मल टाइम के साथ ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर ये टाइम पे ना पहुँचे तो हम कवर करते हैं। राइट। लॉस कॉज्ड बाय रिस्क मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। लॉस कॉज बाय द रिस्क मस्ट बी कैपेबल। हाँ बिल्कुल सही, कि जो भी आप लॉस को आप कवर करवाना चाहते हो वो उसका एक मॉनिटरी सिस्टम होना चाहिए, मतलब हम उसको कैलकुलेट कर पाएँ। अगर हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि कितना लॉस है और कितने का लॉस हो सकता है तो फिर मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक्स, हाउस होल्ड कंटेंट एक्सेट्रा आर इंश्योर्ड फॉर देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक मतलब मनी ही होता है, दैट इज़ इकोनॉमिक वैल्यू। बिल्कुल ठीक है। करंट मार्केट वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू एज द केस मे बी। बिल्कुल, क्या ही बताना, आपको समझ में लग गया है। ओके, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल एन एंटीक क्लॉक विच हैज़ नो मार्केट वैल्यू मे हैव सेंटिमेंटल वैल्यू टू द ऑनर। बिल्कुल ठीक है, किसी के पास बहुत ही पुरानी घड़ी पड़ी है, ठीक है, मार्केट में उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऑनर के लिए तो बहुत है, भाई मेरे परदादा जी की घड़ी है, अंग्रेजों के ज़माने की घड़ी है ये। हाँ, तो वो तो फिर उसकी क्या ही वैल्यू होगी। लेकिन अगर वो घड़ी किसी म्यूज़ियम में पड़ी है या किसी म्यूज़ियम वाले ने, जैसे पॉन शॉप वाले होते हैं, तो वो उसका एक वैल्यू निकाल देते हैं कि भैया आपने देखा ना वो यूट्यूब पे ऊपर के एक बंदा पुरानी सी घड़ी लेके जाता है और कहता है भैया साहब मेरे दादाजी के ज़माने की क्या है इसकी, मेरे को तो इसके आप 10,000 दे दो। वो कहता भैया हम तो तुमको 1 मिलियन देंगे। तो समथिंग लाइक दैट। इसमें पढ़ते हैं ये क्या कहता है, द लेटर वैल्यू कैन नॉट बी इंश्योर्ड। हाँ बिल्कुल ठीक है। रेयर केसेस वर्क ऑन आर्ट एक्सेट्रा कैन बी इंश्योर्ड ऑन अग्रीड वैल्यू बेसिस ऑन द वैल्यूएशन एक्सपर्ट। इन लाइबिलिटी, हाँ जो मैंने पहले कहा था, इन लाइबिलिटी इंश्योरेंस टू लॉस पेबल टू। नींद आ जाती है भाई, बोलते बोलते जुबान थक जाती है। पता नहीं ये यूट्यूबर कैसे 1-1 घंटा 2-2 घंटे पढ़ा लेते हैं। Hats off to them. All right. In liability insurance to
The loss payable is measurable in terms of money. It depends upon amount of monetary compensation awarded at law. हाँ बिल्कुल ठीक है। लाइबिलिटी के अंदर भी जो थर्ड पार्टी किसी का नुकसान हो गया उसके अंदर भी जो होता है ना, ये मेजर करने का टर्म जो है वो पैसा ही है। पैसे के आधार पर ही चेक किया जाता है कि कितना हो गया। और बाकी ये कोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कोर्ट कितना करता है। कोर्ट कभी कभी ज़्यादा भी कर देता है भाई, ध्यान रखना। कोर्ट अबव ऑल है, ठीक है। तो उसका कुछ नहीं। हालांकि हमारे पास एक टैरिफ है इसके लिए भी कि एक एक्सीडेंटल के अंदर कितना बनता है और पर्सनल एक्सीडेंट में कितना है, ठीक है। तो लेकिन कोर्ट उससे ज़्यादा भी कर सकती है। हाँ, आगे है इन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस द वैल्यू ऑफ In personal accident insurance, the value of human life cannot be measured. Therefore, policies are issued on the basis of specific sum assured, which has some reference to the earning capacity, financial status of the insured. बिल्कुल ठीक। पर्सनल एक्सीडेंट के अंदर ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ये बोलना गलत है। ह्यूमन वैल्यू को हम पैसों के साथ नहीं तोल सकते, ये ठीक है। तो क्या है, इसीलिए जितने भी पॉलिसीज आती हैं वो पहले से ही प्री सेट आती हैं कि भैया अगर तू मरमरा गया तो तेरे को इतना पैसा मिलेगा। और उसको भी चेक करने के लिए ये होता है कि उसका चेक किया जाता है कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, और ये एक कैलकुलेट होता है कि अगले 4 साल तक वो कितना पैसा कमा लेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम से वो हो जाता है। अगला थर्ड पॉइंट जो है वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल। हाँ, तो जो हम जिस चीज़ का हम कर रहे हैं ये पीस ऑफ पेपर होना ही चाहिए। प्रोफेशनल इंडेमनिटी इशूड टू अ मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोटेक्ट्स हिम अगेंस्ट क्लेम मेड अगेंस्ट हिम फॉर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस एंड नॉट फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और माल प्रैक्टिस, फॉर दैट वुड बी कॉन्ट्रेरी टू लॉ। हाँ, कि जो भी हम बीमा कर रहे हैं किसी का वो लीगल तौर पे ठीक होना चाहिए। अब इसकी एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दी है कि जैसे प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी है, हम किसी को दे रहे हैं, जैसे किसी डॉक्टर को दे रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर को दे रहे हैं, तो इसके अंदर हम यही दे रहे हैं कि अगर वो बंदा ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन थिएटर में वो दूसरा बंदा जो मर गया, जो पेशेंट है वो मर गया, यहाँ पे उसकी क्या कहते हैं अनजाने में वो होना चाहिए, ये सारा इंसिडेंट अनजाने में होना चाहिए। ऐसा नहीं है नॉट फॉर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के उसने जानबूझ के उसने खुंदक निकाल दी कि हाँ सर मिल गया, तू मेरे को फेल किया था ना, याद कर तूने फेल किया था ना मेरे को, तो आज देख। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्ररी ओके। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एक्सक्लूड्स डेथ एंड डिसेबलमेंट कॉज्ड बाय इंटेंशनल सेल्फ इंजरी, सुसाइड और अटेम्प्टेड सुसाइड, एज दीज आर ऑफेंसेस अंडर इंडियन पिनल कोड। बिल्कुल ठीक। उसी तरह से पर्सनल एक्सीडेंट के अंदर भी अगर आप सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हो, अपने आप को जानबूझ के आपने चोट लगा ली है, तो भैया ये भी कवर नहीं है। ओके, फोर्थ पॉइंट, द रिस्क मस्ट नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। A motor vehicle insurance policy pays for accidental damage to the vehicle or legal liability for the injury of a pedestrian, etc. But no insurance is available to pay for fine for traffic offense, although this may be regarded as financial loss arising out of the motor vehicle. Consideration of public policy do not allow such insurances. बिल्कुल ठीक है। मतलब बीमा आपकी गाड़ी का किया है, अगर आपकी गाड़ी को चोट लग जाती है या आपकी गाड़ी के द्वारा किसी तीसरे बंदे को चोट लग जाती है, भैया हम कवर करेंगे। लेकिन अगर आप रेड लाइट जंप कर रहे हो और अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हो, हेलमेट नहीं पहन रहे हो, तो चलानों के नहीं हमने करना है, चलान हो गए, भरो भुगतो। आगे, द टर्म पब्लिक पॉलिसी मे बी ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज सेट ऑफ मॉरल एंड सोशल प्रिंसिपल or rules observance of which is recognized to be necessary in a well ordered society। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी का बहुत सारे मतलब निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं हम वही बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बोल दी है। पांचवा और आखिरी पॉइंट है, रिस्क मस्ट नॉट बी सच दैट इट मे कॉज हाई कैटास्ट्रोफिक लॉसेज। फॉर एग्जाम्पल,
वॉर एंड किंड्रेड रिस्क। किंड्रेड रिस्क का मतलब होता है मिलता जुलता। किंड्रेड रिस्क आर एंड न्यूक्लियर रिस्क आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल पॉलिसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी on land because loss or damage caused by these risks is considered to be beyond the capacity of commercial insurance। बिल्कुल ठीक। तो इन्होंने कहा है कि कुछ बीमा ऐसे भी नहीं होने चाहिए जो कैटास्ट्रॉफिकल लेवल पे हों। जैसे कि अभी आप कोई जंग लग गई, ठीक है, तो उसके अंदर आप किसी भी तरह का क्या कहते हैं, आप उसको कवर नहीं कर सकते। और जैसे न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट को भी नहीं हम कर सकते कवर, ठीक है। वहाँ पे जो नुकसान होगा ना भाई साहब, वो तो इंश्योरेंस कंपनी को भी खा जाएगा। तो उस तरह का नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस जो हैं वो है गुड्स इन ट्रांजिट बाय सी और एयर कैन बी कवर्ड अगेंस्ट वॉर एंड किंड्रेड रिस्क्स as catastrophic element on land risk is not present in sea or air transit। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको, क्या बोल पाओगे। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब जो सफ़र में है, बाय सी और एयर कैन बी कवर्ड अगेंस्ट वॉर एंड किंड्रेड रिस्क सच एज कैटास्ट्रॉफिक एलिमेंट ऑन लैंड रिस्क इज नॉट प्रेजेंट इन सी और एयर ट्रांजिट। ओके, ठीक है। अब ये जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो सफ़र में है, समुद्री या फिर हवाई, ठीक है, हम उसको कवर कर सकते हैं जंग से और उसके मिलते जुलते से। जैसे कैटास्ट्रॉफिक जो होता है, मतलब जो भयंकर जो एलिमेंट्स हैं जो क्या कहते हैं ज़मीन पे हैं, इज़ नॉट प्रेजेंट इन सी और एयर ट्रांजिट। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। जो ज़मीन पे है वो कम से कम सफ़र में तो नहीं है ना। एक जगह पे खड़ा हुआ जो रिस्क है वो तो एक जगह पे ही है, लेकिन जो चल रहा है रिस्क उसको हम कवर कर सकते हैं। चलो बात बनी नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन रिस्क आर एक्सक्लूडेड अंडर ऑल पॉलिसीज इंक्लूडिंग मैरीन। हाँ, तो जो पहला पॉइंट है ये उसको ही ओवरशैडो करता है कि चाहे फिर वो हवा में हो या समुद्र में हो, न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन ये किसी भी पॉलिसी में कवर नहीं है, फिर चाहे वो मैरीन ही क्यों ना हो। ओके, फाइनली in order that an insurer can offer insurance against particular type of risk, there needs to be large number of exposure units which are sufficiently alike, independently exposed to risk to enable insurer to use past loss data to predict future loss experience and to obtain large stable premium portfolio not unduly exposed to an accumulation of losses from any one event। बिल्कुल ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि फिर जिस तरह का बीमा कंपनियां जो इंश्योरेंस करेंगी, फिर वो इंश्योरेंस लार्ज स्केल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरे देश के अंदर सिर्फ एक जगह पर ही एक गोडाउन का हो रहा है, वो हर जगह पे फिर सेम होगा, वो करना ही होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा इंश्योरेंस होगा उतना ज़्यादा डेटा आएगा, जितना ज़्यादा डेटा आएगा उससे उतना इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि इस लॉस में इनको कितना लॉस होगा और इसका कितना प्रीमियम सेट करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नुकसान को वो भरपाई करे। चलिए आगे बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा पहले। हाँ जी। As explained earlier, the rate of premium is arrived at on the basis of past loss experience। बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने पहले बात करी थी कि जो प्रीमियम है वो कैलकुलेट इससे होता है कि पहले कितना लॉस हुआ था। Therefore, statistical data regarding past loss is most essential for purpose of fixing rates। वही बात है कि जितना हमारे पास ज़्यादा डेटा होगा उसी से ही हम प्रीमियम सेट कर सकते हैं। आगे ये फिर ओके अभी जो ये बता रहा है भाई साहब, ये बता रहा है आपको फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल वैल्यू है। टू फिक्स रेट इट इज़ नेसेसरी टू गिव अ मैथमेटिकल वैल्यू टू द रिस्क्स। अब यहाँ पे मैं आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट
each and every sentence in Hindi, but I will try to read it so that you can get it in one go. ओके क्योंकि अच्छा ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन के जो फॉर्मूलाज हैं, यू डोंट गेट दैट इन योर एग्जाम्स एज आई बिलीव. बाकी आप एक बार इसको गो थ्रू करना चाहते हो, आप गो थ्रू कर लेना. यू कैन टेक screenshots of this and you can do whatever you want to do. Okay, so let's get started. To fix rates, it is necessary to give a mathematical value to the risks. For example, if the loss experience of large number of motorcycles is collected from a period of say 10 years, the result will indicate the sum total of the losses resulting from theft of the vehicles. If this amount of loss is expressed as percentage of the total value of motorcycles, it is possible to fix the mathematical value of the risk. This may be expressed in the formula L by V multiplied by 100. The L refers to the sum of the loss and V to the total values of the motorcycles. The following hypothetical figures are used for simple illustration. Value of motorcycle 50,000, loss experience out of 1,000 cycles in say 1,000 motorcycles होना था लेकिन चलो cycles कर दिया. In says 10 years 50 cycles are stolen. On an average 5 motorcycle become total losses due to theft every year. बिल्कुल ठीक है, 5 चोरी हुए हैं पिछले हर साल में. अप्लाइंग द फॉर्मूला द रिजल्ट विल बी, हाँ जी ये देखो L over V मल्टीप्लाई बाय 100 50 इतना आ गया, ठीक है. देयरफॉर द रेट ऑफ प्रीमियम दैट अ मोटरसाइकिल ओनर पेज इज इन % of the 50,000, that is 250 per year. This is called pure premium, which is loaded as explained earlier to produce final premium of say ₹300. इसके बारे में हमने पहले पीछे बात कर ली थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि प्रीमियम कैसे सिलेक्ट होता है. मान लो अगर 100 रुपया प्रीमियम सिलेक्ट कर रहे हो आप, तो उस हिसाब से आपको ये देखना होगा कि आपकी एडमिन कॉस्ट कितनी है. आपको ये देखना होगा कि अगर लॉस आया तो सर्वेयर को कितनी फीस जाएगी. आपको ये देखना होगा कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी फीस होती है, ठीक है. आपका स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है, ठीक है, जो कंप्यूटर पे बैठा है, कंप्यूटर का बिजली का बिल है, इंटरनेट है, एंड देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स, ठीक है. तो वो सब कुछ कैलकुलेट होता है, तो ये 300 रुपये बन जाता है, ठीक है. ये आई एम नॉट फ्रॉम द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सो वट एवर आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट giving you a hint so that you can get the idea. Mathematical value is determined by examining a large number of cases exposed to the same degree of hazard. The larger the number of cases, the better will be ability to forecast the future losses. This is the law of large numbers. Okay, इसको large numbers बोलते हैं. It is also called as law of average or doctrine of probability. ये क्वेश्चन कॉमन है, ये आता ही आता है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द ग्रेटर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कंसिडर्ड एंड लॉन्गर द पीरियड एग्जामिन्ड, मोर लाइकली इट इज दैट एक्सपीरियंस विल बी रिपीटेड इन फ्यूचर इंस्टेंसेस एंड मोर रिलायबल विल बी द फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर लॉस एक्सपीरियंस. In the example above, it is assumed that 5 motorcycles will be a total loss in a year. This assumption is made to provide the simple illustration of how the insurance system works. But in actual situation, number of total losses may be vary from year to year. For example, in one year, the number of total losses may be 20. In another 5 years, in the third year, 40. But insurer cannot collect or adjust premium after the losses occur. They have to arrive at the premium in advance to take care of losses which may occur in the future. Therefore, they have to be in a position to predict or forecast future losses as accurately as possible. This they are able to do because of the law of probability. अब लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर चलते हैं
तभी ये प्रीमियम लेते हैं, ठीक है, और प्रीमियम आता है तभी ये उसका लॉस को पे करते हैं। हाँ जी, तो वैसे इन्होंने बात यही कहा है कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा गाड़ियों का इंश्योरेंस करेंगे उतना ज़्यादा इनके पास वो होगा। दिस लॉ विच इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ लार्ज नंबर और लॉ ऑफ एवरेज प्रोवाइड्स अ गुड बेसिस फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट। बिल्कुल ठीक है, अगर इनके पास ये होगा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा तो ये अच्छे से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये इवेंट होगा कि नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ग्रेटर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कंसीडर्ड एंड लॉन्गर द पीरियड, भाई साहब ये रिपीट नहीं होगी लाइन ये कि मैंने वो वापस से पढ़ रहा हूँ मैं, नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ग्रेटर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कंसीडर्ड and longer the period examined, the more probable it will be that past experience will be repeated in the future. And in other words, the law of probability enables the insurers to estimate or forecast future loss experience with greater reliability. एक ही चीज़ को बार बार बोली जा रहे हैं, आपके पास अगर डेटा होगा तो आप फ्यूचर के बारे में बता सकते हो कि ये होगा कि नहीं होगा, और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता सकते हो, रिलायबिलिटी से बता सकते हो। गॉड इन द एग्जाम्पल लॉस एक्सपीरियंस ऑफ ओनली 1000 मोटरसाइकिल्स over a period of 10 years were examined. If the loss experience of say 1000 motorcycles was examined over a period of say 15 years, the pattern of total losses per year would be probably 20 in one year, 10 in another year, and 30 in third year. It will be observed that there is wide fluctuation in the pattern of losses. मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए हो कि अगर हर साल इसके अंदर जो लॉस का है जो बढ़ रहा है, जैसे पहले साल में 20 था, फिर 10 था, फिर 30 था, तो इससे आपसे तो वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। इफ़ द नंबर एग्जामिन्ड इन इज इंक्रीज्ड टू 1 लाख एंड पीरियड to 20 years, then the pattern of total loss per year would be 20 in one year, 15 in another, 25 in third year, and so on. If the number of units examined and period are further increased, then the loss pattern would be probably 20 in year 1, 18 in another year, and 22 in third year, and so the resulting of more reliable average. ठीक है जी। Thus it will be observed that with increase in number of cases insured, the difference between actual future losses and estimated future losses become less and less. इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। Thus it is observed that with the increased number of cases insured, the difference between the actual future loss and estimated future loss become less and less. एस्टिमेटेड दैट इज ऑब्जर्व द इंक्रीज, अगर जितने ज़्यादा हम इंश्योरेंस करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन जो एक्चुअल फ्यूचर लॉस है और एस्टिमेटेड फ्यूचर लॉस है वो कम होता जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन जो एक होता है फ्यूचर लॉस, एक्चुअल फ्यूचर लॉस कितना होगा, और एक होता है अनुमान, एक होता है आपका अंदाज़ा और एक होता है अनुमान। बिल्कुल ठीक, जितनी ज़्यादा बीमा करोगे उसमें आपको ज़्यादा डेटा मिलेगा, और जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा तो एक ना गैप होता है कि आप कह रहे हो कि भाई साहब मेरे को लगता है कि शायद 50 गाड़ियाँ ठुकेंगी, ठीक है, लेकिन आपका जो डेटा है उसको आपने सिमुलेट किया और आपको पता चल रहा है कि नहीं भाई इसके अंदर तो हमको लगता है 50 नहीं 5 गाड़ियाँ ही ठुकेंगी, ठीक है। और ऐसे करते करते आपका जो वो बीच का डिफरेंस है ना 50 और 5 का 45, ये जो डिफरेंस है कितने परसेंट का डिफरेंस है, ये परसेंटेज कम होती जाएगी। समझ में लगी बात? तो फिर वही बात है, रेपिटेशन ऑफ माई स्टेटमेंट नॉट माई स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द बुक। जितना ज़्यादा बीमा करोगे, जितना ज़्यादा डेटा आपके पास होगा, उतना ज़्यादा ही आपको बेनिफिट होगा। दस इंश्योरर आर एबल टू एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेज more accurately and fix rate of premium. बिल्कुल ठीक है। This is the reason why it is said that for successful operation of the insurance business,
large number of risks should be available for insurance. बिल्कुल ठीक. The requirement of large number has dual application. अब इसके भी दो तरीके हैं. दो तरीके नहीं, मतलब दो तरह से कुछ हो सकता है. हाँ. To estimate the underlying probability accurately, underwriter must have sufficient large volume of data. The larger the sample, the more the accurate will be the estimate of probability. Once the probability estimates are worked out, sufficiently large number of insurance contract must be entered into avoid possible losses as a result of small volume of business. जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उससे अंडरराइटर को भी आसानी होएगी ये कैलकुलेट करने में कि लॉस कितना हो सकता है कितना नहीं, क्योंकि उसके बाद बैक एंड में वो सिस्टम चल रहा है, वो डेटा को रीड कर सकता है. ठीक है. बिल्कुल सही बात है. जितना कम बीमा होगा उतना ज़्यादा ही उनको क्या कहते हैं एफर्ट लगेगा समझने में कि ये लॉस होगा कि नहीं होगा. आगे है इन मेकिंग एस्टीमेट ऑफ बेसिक गॉड मेरा माइक. हाँ. इन मेकिंग estimates of basis of historical data, underwriter assume that thing will continue to happen in future as they have happened in past. बिल्कुल ठीक है. वो कह रहा है कि भैया आगे पहले भी हो चुका है तो ये आगे भी हो सकता है. इंश्योरेंस कंपनी इज एबल टू डू समथिंग दैट द इंडिविजुअल कैन नॉट, एंड दैट इज टू प्रिडिक्ट विद इन रीजनेबल लिमिट्स द अमाउंट ऑफ लॉसेज that will accurately occur. Oh my goodness, I'm yawning. Okay, तो ये भी आपको समझ में लग ही गया होगा. इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ पे कुछ कर सकती हैं जो एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता है. ठीक है. वो एक अमाउंट सेट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास डेटा है. वो प्रेडिक्ट करने के भैया ये वाला मोटरसाइकिल जो है इसके बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो इसको महंगा करो. ये मोटरसाइकिल है, ये स्प्लेंडर है और इसके क्या ही एक्सीडेंट होगा, ये बंदा स्लो ही चलेगा. ठीक है. और वो छपरी लोग तो वैसे ही वो KTM ही चलाते हैं. ओके. इन सो फार एज इट्स प्रेडिक्शंस आर कंप्लीटली एक्यूरेट, इंश्योरेंस कंपनी फेसेस नो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, फॉर इट विल कलेक्ट फ्रॉम ईच इंडिविजुअल अ शेयर ऑफ टोटल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एज दे अकर. If the predictions are not accurate, the premium that the insurer has charged may be inadequate, and as such the insurer would incur a loss. If, on other hand, premiums collected and are more than adequate, insurer that would make a profit. हाँ बिल्कुल ठीक है. अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी अच्छे से कैलकुलेट कर लेती है कि यहाँ पे लॉस कम होगा और वो किसी बंदे से पैसा चार्ज कर रही है, ठीक है, और वहाँ पे लॉस नहीं भी आता तो भैया यहाँ पे कंपनी रहेगी प्रॉफिट में. ठीक है. लेकिन अगर उन्होंने स्प्लेंडर के प्रीमियम पे हायाबुसा को चार्ज कर लिया और उस पे एक्सीडेंट आ गया, भाई साहब यहाँ पे फिर इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी थ्योरी. हाँ जी आगे था. हाँ. द एक्यूरेसी ऑफ इंश्योरर प्रिडिक्शन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ लार्ज नंबर. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी विच इनेबल more accurate calculation possible when larger volumes are involved. फिर से वही बात कर रहा है कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा आसानी होगी इनको कैलकुलेट करने में. Probability theory is that body of knowledge concerned with measuring the likelihood that something will happen and making estimates on the basis of this likelihood. बात फिर वही कर रहा है कि कितना इसकी संभावना है कि इसके लॉस होने की. ठीक है. इट डील्स विद रैंडम इवेंट्स एंड इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट while some event appears to be matter of chance, they actually occur with regularity over large number of trials, revealing measurable pattern as it were. इससे वो चेक कर सकते हैं कि ये पिछली बार ये लॉस कितनी बार हुआ था, ठीक है, और आगे कितनी बार हो सकता है. चलो आगे. लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट इज असाइंड
ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन 0 and 1। अब ये क्या है? ओके, ये फिर भाई साहब ये सर सेंटेंसेस हैं। मैं आपको पढ़ देता हूँ और इसमें हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। और पढ़ने से पहले मैं एक घुट पानी पी लेता हूँ। Okay. The likelihood of an event is assigned a numerical value between 0 and 1. With those that are impossible assigned a value of 0, and those are inevitable assigned a value of 1. ठीक है? Events that may or may not happen are assigned a value of 0 and 1, with higher value assigned to those estimated to have a greater likelihood or probability of occurring. In reality, event assigned 0 probability may in rare circumstances actually happen, and event assigned 1 probability may very rarely happen to fail. समझ में लग ही गया होगा। Thus probability in relative frequency with which a specified event can be expected to occur in the long run. For example, in large number of tosses, a coin can be expected to come up heads as often as it comes up tails. सिक्का उछालोगे भाई, heads भी आ सकता है, tail भी आ सकता है। And of the many motor cars now on the road, insurance company statistical may indicate that 1 of every 99 can be expected to be stolen within a year. हाँ, इंश्योरेंस कंपनी सोचती है 100 में से एक गाड़ी चोरी हो जाएगी। Such probabilities can express as fraction. The probability of heads on a coin can be expressed 1/2 or 50% or 0.50. The probability that specified car will be stolen in the next year can be expressed as 1/99 or 1.01%. The probability associated with coin tosses can be developed theoretically. Given a description of coin, a person who had never seen them could calculate the probability of, say, heads. Such theory probabilities are termed as prior to experience or a prior. हाँ भाई, अब सिक्का उछालो और बिना देखे तुम बोल दो हेड्स है, तो इसको यही बोलेंगे प्रायर टू एक्सपीरियंस। पता ही नहीं अभी हेड्स आ रहा है कि सिक्का भी उछल रहा है, वो बंदा बोल रहा है ठीक है। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट अ प्रोबेबिलिटी दैट कार विल बी स्टोलन विद इन अ ईयर कैन नॉट बी डिड्यूस्ड। डिड्यूस्ड, वाह भाई वाह, डिड्यूस्ड क्या होता है? मैंने तो वही सुना था, डिड्यूस। डिडक्शन वाला होगा ये। ओ डिडक्शन नहीं होता तो डिड्यूस हो जाता है। ओके, डिड्यूस से ही डिडक्शन बना है भाई, कम नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिड्यूस्ड थ्योरेटिकली। ओके, आई बिलीव माई command over English is good, but I had to search for this word, deduced. Chalo. This probability must be estimated by studying a sample of cars and seeing what proportion are stolen. This probability based on solely on historical data are often described as imperial or experimental probabilities and are used in insurance business. The accuracy of empirical probability depends on the size and representativeness of the group of studied in developing the estimated probability. Estimating the probability of car theft, for example, requires study of large group of average cars and accurate determination of how many of those under study are stolen. फिर वही बात है कि आपको चेक करना है कि कितनी गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, ठीक है, और वो जो स्टडी के अंदर वो सारी गाड़ियाँ पहले से इन्वॉल्व थी कि नहीं थी। स्टडिंग ओनली स्मॉल नंबर्स ऑफ कार्स से 100 प्रोबेबली वुड प्रोड्यूस अनरिलायबल रिजल्ट्स।
हाँ, अगर सिर्फ आप 100 चोरी गाड़ियों के बारे में आप स्टडी करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा. स्टडिंग ओनली कार्स ड्रिवन इन रूरल एरिया वुड इंट्रोड्यूस अ बायस इनटू अ स्टडी. हाँ, अगर आपने सिर्फ यही देखा कि सिर्फ गांव के अंदर ही 100 गाड़ियाँ चोरी हुई है तो ये भी आपको एक तरफा ही आपको रिजल्ट दे रहा है. And the result probably would not be valid for average cars which are used in urban area. हाँ भाई, अगर आपने देखा कि सिर्फ गाँव के अंदर ही चोरी हो रही है और आपने उसी को ही कंसीडर किया है तो शहर का डेटा आपके पास नहीं होगा. आगे है, इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड दैट द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इन सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन दैट कंडीशन रिमेन सेम. Motor losses are caused by several factors such as road accident, traffic density, population, enforcement of traffic regulation, etc. Sudden increase in number of vehicles and pedestrian population. Deterioration of road, मतलब सड़कों का टूट जाना. Laxity in the laxity का मतलब होता है ज़्यादा लचकीला. अब यहाँ पे ये laxity का क्या मतलब बोल रहे हैं? laxity का मतलब ये बता रहे हैं ओह, लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस. हाँ, वही हो गया ना. और किसी लॉ के अंदर लचकीलापन है, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है. ठीक है, तो लैक्सिटी इन द इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन, ये तो इंडिया में बड़ा कॉमन है. चलो, मे इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स. These trends will have to be taken into account by insurer in adjusting the rate of premium suitably. Thus, fixing of premium rate. अच्छा, ये मैं आपको पहले बता दूंगा कि जैसे हमने एक वो पहले फॉर्मूला देखा था कि अगर गाड़ी का प्रीमियम 100 रुपये है तो उसको 300 रुपये उन्होंने कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर 200 उन्होंने ये भी चार्ज किया था कि एडमिन का चार्जेस हैं. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के चार्जेस हैं. ठीक है, फिर जीएसटी है, ये है, वो है, फलाना फलाना. और साथ साथ में अभी उन्होंने ये कहा है कि इसको भी चेक करना होगा कि मोटर लॉसेस सिर्फ किसी खास तरह से नहीं होता है, उसके अंदर रोड कंडीशन का भी होता है, ट्रैफिक डेंसिटी भी होती है, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, फिर इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशंस हैं. ठीक है, और गाड़ियों का नंबर भी बढ़ रहे हैं. तो ये सारा कुछ है और इन सबको भी कंसीडर करते हैं रेट बनाने से पहले. Thus, fixing of premium rate not only call for mathematical calculation based on the past experience, but also great deal of judgment and foresight. फ्यूचर के बारे में सोचना होता है. अच्छा, यहाँ पे आता है, हाँ, ये पॉइंट्स जो पहला मैंने जितना आपको बताया ना वो जनरल बात थी कि उसके अंदर आपको बस यही देखना था कि अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है तो आप ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे बारी आती है टैरिफ बिजनेस की. इसको बड़े ध्यान से सुनना और समझना. ठीक है, अब है टैरिफ क्लासेस ऑफ बिजनेस. द रेट ऑफ प्रीमियम वर फिक्स्ड बाय द टैरिफ एडवाइजरी कमेटी. तो ये आता है क्वेश्चन, TAC, विच वॉज स्टेट्यूटरी बॉडी established under IRDA, Insurance Act 1938, as amended, operating under the direction and control of Insurance Regulatory Development Authority. ठीक, तो ये डेट को याद रखना, 1938. तो वो जो आया था वो आया था 1988 में, इंडिया में था. इंडियन मोटर टैरिफ, वो था इंडियन, हाँ, मोटर टैरिफ था वो. इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 था, लेकिन ये है 1938. टैरिफ एडवाइजरी कमेटी 1938 था. ठीक है, और इंडिया में था ये. हाँ, इन कॉन्टेक्स्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64 UC ऑफ इंश्योरेंस एक्ट वर रेलिवेंट एंड थ्रू DE tariff is now in place. Pricing by insurers are required to keep in mind and modality laid down in this section. इसके अंदर क्या था, सबको एक ही रेट फॉलो करना था, कोई भी अपना अपना रेट नहीं लगा सकता था. ये जो डी टैरिफ हुआ है ये हुआ था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2007 में या 2008 में. इसको हम आगे पढ़ लेंगे. ठीक है, और तब जाके सारी कंपनियां खुल के खेलने लगी, क्योंकि वो अपना अपना चार्ज करने लगी. कोई कम कर रहा था, कोई ज़्यादा कर रहा था. लेकिन यहाँ पे भी IRDA ने कह दिया था कि इतना तो आप मिनिमम चार्ज करोगे, मतलब इतना % आप मिनिमम चार्ज करोगे, इसके ऊपर आप कर सकते हो लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकते आप. ठीक है, चलिए आगे है. द टैरिफ कमेटी में
from time to time and to extent it deems expedient, control and regulate the rates, advantages, terms and conditions that may be offered by insurer in respect of any risk or any class or category of risk, and such rates, advantages, terms and conditions shall be binding on all insurers. एडवाइजरी कमेटी का यही था कि वो टाइम टू टाइम ये रेट्स रूट्स और वो जो कंट्रोल होते थे और अपना रूल एंड रेगुलेशंस को वो चेंज करते रहते थे और सारे इंश्योरेंस कंपनी को मानना पड़ता था. इन फिक्सिंग, अमेंडिंग और मॉडिफाइंग एनी रेट्स, advantage, term or condition relating to any risk, advisory committee shall try to ensure as far as possible there is no unfair discrimination between risk of essentially the same hazard, and also that consideration is given to past and prospective loss experience, provided that advisory committee may and its discretion make suitable allowance for the degree of credibility to the assignment to the past experience, including allowance for random fluctuation, and may also at a discretion make suitable allowances for future fluctuation and unforeseen future contingencies, including hazards of कॉन्फ्लैग्रेशन होता है भाई साहब आग, और कैटास्ट्रोफ और बोथ. ठीक है. विद डी टैरिफ ऑफ बिजनेस इन जनवरी 2007. हाँ, 2007 में ये डी टैरिफ हो गया था. ठीक है. द टैरिफ एडवाइजरी कमेटी रोल वाज अमेंडेड टू रिपोजिटरी ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा अंडर द रेगुलेटरी अथॉरिटी, एंड इन 2013 इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड इंडिपेंडेंट सोसाइटी फॉर इंश्योरेंस स्टैटिस्टिकल डेटा. अब यहाँ पे ये बात समझने की है 2007 में डी टैरिफ हो गया. ठीक है. तो जो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी थी, रोल वाज अमेंडेड एंड रिपोजिटरी ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा अंडर द रेगुलेटरी अथॉरिटी. अब IRDA के अंदर ही ये जो था ये बन गया स्टैटिस्टिकल डेटा. मतलब ये टैरिफ एडवाइजरी कमेटी सिर्फ डेटा को कलेक्ट करने लगी एज इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन IIB. फिर 2013 में IIB बन गया था. इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जितनी भी गाड़ियाँ अब तक इंश्योरेंस हुई हैं उनका सबका डेटा यहाँ पे पड़ा है. एंड इंडिपेंडेंट सोसाइटी फॉर द इंश्योरेंस स्टैटिस्टिकल डेटा. अभी IIB के जैसे और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं. ठीक है. क्योंकि जितनी गाड़ियाँ बढ़ रही हैं उसी हिसाब से ये डेटा भी अपने पास रखते हैं. आगे आता है नोट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेट मेकिंग आल्सो अप्लाइड बाय इंश्योरेंस कंपनी इन नॉन टैरिफ क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस. बिल्कुल ठीक है. इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरा आ गया कि वो अपना रेट मेकिंग कर सकते हैं, मतलब अपना रेट बना सकते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. हाँ, आप सब भी कह रहे होगे यार ये बंदा क्या पढ़ रहा है, ये तो खुद सो रहा है. लेकिन पता क्या है, यही बात होती है कि जब आप क्या बताऊं मैं, क्योंकि अब मेरे साथ कोई बात तो कर नहीं रहा. अगर कोई बात कर रहा हो तो फिर नींद नहीं आती. आपने देखा है, अगर आप बैठे बैठे आप फिल्म देख रहे हो, 2-2.5 घंटे की फिल्म देख रहे हो, आपको नींद नहीं आती. लेकिन जब आपका फोकस लग जाता है सारा इसी चीज़ के ऊपर कि कोई सुनेगा और उसको समझेगा, तब आपका ज़्यादा जोर लग जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं चुपचाप से इसको पढ़ लूँ तो उसके अंदर सिर्फ मेरी आंखें चल रही हैं, और बैक एंड पे मेरा दिमाग चल रहा है. लेकिन अभी यहाँ पे 4 चीज़ें चल रही हैं. मेरी आंखें तो देख ही रही हैं, ठीक है, जिसमें सबसे कम एनर्जी लगती है. साथ में मैं बोल रहा हूँ और मेरे कान सुन रहे हैं. ठीक है. अच्छा, सुनने में भी सबसे कम एनर्जी लगती है, और जो बैक एंड पे जो दिमाग है वो तो चलो चलता है. अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप खुद से पढ़ोगे ना तो आप थोड़ा सा पढ़ोगे, उसके बाद आपका ध्यान कहीं भटक जाएगा. लेकिन आपको कोई पढ़ा रहा है तो फिर आपका एफर्ट कम हो जाता है. तो इसमें क्या होता है कि यू आर जस्ट सिटिंग एंड लिसनिंग. तो लिसनिंग इज़ वेरी ईजी, आई बिलीव, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अ गुड लिसनर यू कैन नॉट बी अ गुड स्पीकर. तो आपको सुनना तो पड़ेगा. ठीक है.
तो ये देखो थोड़ा सा इजी हो जाता है कि व्हेन यू आर जस्ट लिसनिंग तो उसके साथ साथ यू आर लर्निंग आल्सो, तो आप बार बार रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। The law of probability emphasizes the vital importance of statistics in insurance operations. In tariff classes of insurance, past loss experience of insurers is collected by tariff advisory committee and rate of premium are determined on the basis of the statistics thus obtained. बिल्कुल ठीक है। टैरिफ एडवाइजरी कमेटी ने क्या किया था, जितना भी उनके पास डेटा आया था, ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियों से उसने डेटा लिया था, उसी से वो आगे वो प्रीमियम बना रहे थे। इफ नो स्टेटिस्टिकल एक्सपीरियंस इज अवेलेबल, द लेवल ऑफ प्रीमियम ऑफ नेसेसिटी हैज टू बी एस्टिमेटेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड सब्सिक्वेंटली रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द लाइट ऑफ लॉस एक्सपीरियंस। वही बात है, अगर उनके पास डेटा नहीं होगा तो फिर वो अपने आप से ही फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर ही वो प्रीमियम सेट करेंगे और फिर टाइम टू टाइम जैसे जैसे लॉस आता जाएगा फिर उस हिसाब से वो प्रीमियम को सेट करेंगे। अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस प्रेजेंट डिफिकल्टीज इन डिटरमाइनिंग द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ रिस्क as it is not always possible to obtain experience of large number of similar cases exposed to the same hazard. बिल्कुल ठीक। Nevertheless, measurement of risk is most important for successful transaction of insurance operations. ठीक है, आपके पास डेटा होना ही चाहिए, तभी जाके आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि जैसे अब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, आपके पास 4-5 पैरामीटर है जिस पे आप उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका प्रीमियम कितना होगा, उसको कितना रिस्क देना है, उसका सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए। आप चेक करोगे उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो हेल्दी है कि नहीं है, ठीक है, और उसकी ITR से आप चेक कर लोगे कि ये बंदा इतना तो कमा ही रहा था, ठीक है। और जब वो एंड उसकी डेथ हो जाएगी तो आप बाय द एंड ऑफ द टाइम यू जस्ट गो देयर, एजेंट विल गो एंड चेक द आस्क फॉर द लेटेस्ट ITR, तो उससे उसको आइडिया मिल जाता है कि भैया ये बंदा इतना वर्थ करता ही था। ऐसा मोटर में नहीं है। सब्सिक्वेंटली रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम कहाँ पे था, हाँ, it is not always possible to obtain experience in large number of similar cases exposed to the same hazard. ठीक है, इतनी सारी गाड़ियाँ और उतने सारे ही रीज़न होते हैं उनके एक्सीडेंट के। इंडिया में मेन जो रीज़न मैंने देखा है वो यही है कि भाई साहब भैंस आ गई थी आगे, ठीक है, पता नहीं ये कौन सी भैंस है, सब गाड़ियों के सभी ट्रकों के आगे यही आ रही है। चलो, nevertheless measurement of risk is most important for successful transaction of insurance operations. Within the limitations set by the nature of the risk, insurers endeavor to ensure that rate of premiums are fixed in as scientific and equitable manner as is possible. हाँ, अब जैसे उनके पास डेटा आ जाता है तो वो निर्धारित कर सकते हैं कि प्रीमियम एक ही रहे, ठीक है, एक फिक्स रेट पर ही प्रीमियम रहे और आसानी से वो प्रीमियम लग भी जाए। ओके, इंश्योरेंस सिस्टम, इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट। 3 important एलिमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। हाँ भाई, कहते 3 अच्छे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा इंश्योरेंस सिस्टम के बारे में या इंश्योरेंस काम कैसे करता है। फर्स्टली, there is a subject matter of insurance which may be human life exposed to death or disablement due to accident or property such as building, machinery, merchandise, motor vehicles, ships, etc. exposed to loss or damage. ठीक है, पहला तो अब ये है कि एक इंसानी ज़िंदगी कितने खतरे में है या कोई भी एक्सीडेंट के अंदर उसको कितनी चोट लग सकती है या वो प्रॉपर्टी कितने डैमेज हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आप बता रहा है perils. Secondly, the perils which may cause the loss of or damage. हाँ, पहले तो था कि उसको कितना नुकसान है, दूसरा है कि वो चीज़ें जो नुकसान कर सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, peril of fire, burglary, storm, earthquake, explosion, accidental bodily injury, etc. इन सब से, जैसे फायर आग से, चोरी से, तूफान से, और क्या है अर्थक्वेक भूचाल से, बाकी ये सारा कुछ से कितना लॉस हो सकता है। थर्डली, तीसरा, फाइनेंशियल लॉस
which result the damage or destruction of the subject matter। ठीक है भाई, तीसरा ये है कि वो कितना लॉस होता है उससे, ठीक है, कितना नुकसान होता है रोकड़े के हिसाब से, पैसे के हिसाब से। हाँ, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज देयरफॉर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस कॉज्ड बाय द fortuitous events। In other words, insurance is a protection against the consequences of risk। बिल्कुल ठीक है, मतलब जो इंश्योरेंस होती है वो आपको जो आने वाला खतरा है उससे बचाने के लिए ही है। रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल इंश्योर्ड is transferred to insurance company which spread the risk over group of all insured who have also transferred their risk to the insurance company। The concept is few insured who suffer losses are paid out of the premium paid by many। मतलब कम लोगों का जो नुकसान हुआ है, कम लोगों को पे करो ज़्यादा लोगों से प्रीमियम लेके, ठीक है। द स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क आर पूलिंग ऑफ रिस्क इज बेसिस ऑफ इंश्योरेंस ऑपरेशंस। ठीक है, तो यही सिद्धांत है, मतलब आप 1000 लोगों से पैसा लो उनके व्हीकल का इंश्योरेंस का, और जो बीच में जो कुछ 4-5 जो टूटते हैं वो उसको आप बाकी लिए हुए प्रीमियम से कवर कर लो। Insurance company apply broad principle and adopt specific practices to conduct the business along sound scientific lines to produce reasonable profit on the operations। This is known as underwriting। The ultimate underwriting objectives are to produce a well spread and large volume of premium income and ensure quality of insurance business through careful selection of risks for acceptance, proper rating, etc., and eventually through control over claims processing। To achieve these objectives, some of the approaches adopted as follow। अब वो कौन से हैं देखते हैं, चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। Insurers are incorporated as public limited company so that with larger capital resources they are able to write larger volume of business and they thereby achieve larger spread of risks। बिल्कुल ठीक है, जितना ज़्यादा वो प्रीमियम इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा लोगों से इकट्ठा करेंगे, उतना ज़्यादा प्रीमियम जो रिस्क का जो पैसा है वो क्या कहते हैं उसको स्प्रेड हो जाएगा। The need for large volume of premium income is self-evident। However, there is need of wide and judicious distribution of insurance business class wise and area wise to allow for operation of law for large number। ठीक है, अब लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है कि जितना ज़्यादा आप बीमा लेके आ रहे हो, ठीक है, आप उस पैसे को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि किस जगह पे कितना लॉस होता है। फॉर एग्जांपल एरिया वाइज, अब भीड़ भड़ाके वाले एरिया में ज़्यादा लॉस होता है तो आपके पास क्या कहते हैं पैसा आप वैसा वो कर सकते हो। इंश्योरर्स सीक टू राइट बिजनेस इन ऑल क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस। बिल्कुल ठीक है, हर तरह का इंश्योरेंस होता है, फायर, मरीन, मोटर एक्सेट्रा। even in each class of insurance they achieve spread by accepting risk in different subclasses। बिल्कुल ठीक है, अब जैसे रेजिडेंस है, शॉप है, गोडाउन है, मैन्युफैक्चरिंग रिस्क, it is not likely that all classes of insurance will produce loss at the same time। when one class of business produce loss another may yield profit। हाँ, एक टाइम के ऊपर सारे क्लासेस का लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब आप सिंपल समझ के चलो कि आपने शहर की सारी गाड़ियों का इंश्योरेंस कर दिया, ऐसा नहीं है कि सारी गाड़ियां ही ठुक जाएंगी एक ही टाइम पे, ठीक है। एक जगह पे मान लो ब्रिज गिर गया, वहां से 20-30 गाड़ियां टूट गई हैं, तो वो 20-30 गाड़ियां बाकी शहर की सारी 10 लाख गाड़ियों को वो कर देगा। पता नहीं एक शहर में 10 लाख गाड़ियां होती हैं कि नहीं होती, होती ही होंगी यार, अब इतने लोग गाड़ी चलाते हैं। चलिए, एनी हाउ सिमिलरली इंश्योरर राइट बिजनेस इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज within the country and also in different countries। Indian insurers operate also overseas market।
This is geographical spreading of risk. If one territory shows losses, another may produce profit. बिल्कुल ठीक है. अब इंडिया के बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, यूनाइटेड है, ये है, और प्राइवेट कंपनीज बहुत हैं. ये इंडिया में अलग अलग एरिया में तो कर ही रहे हैं, जैसे पंजाब, केरल, उधर कलकत्ता और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे तो कर ही रहे हैं. ये ओवरसीज भी हैं ये, ठीक है. लंदन, अमेरिका, कनाडा, कनाडा में तो नहीं है लेकिन लंदन में है, न्यूजीलैंड में है, और बहुत जगह पे है. इंश्योरर रिजॉर्ट टू री इंश्योरेंस which is system used by insurer to spread among other insurer the risk they have undertaken in insurance contract. हाँ भाई, इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं, जो आपने गाड़ी एक इंश्योरेंस कंपनी से करवाई है वो आगे उसको किसी और से करवा लेते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जापान में एक बार सुनामी आई थी, और वो जो लॉस था जापान का, वो वाला लॉस, वो न्यू इंडिया के पास कवर था. तो न्यू इंडिया ने उसको कवर उनको पे किया था. अब कहोगे जापानी कंपनी थी, लेकिन जापानी कंपनी ने इंडिया के साथ किया था. ये आप आईटी के अंदर भी ऐसे होता है कि मान लो एक जगह पे चंडीगढ़ के अंदर एक सर्वर रूम पड़ा है, ठीक है, तो उसका बैकअप लेके चलते हैं दिल्ली में, कि मान लो अगर चंडीगढ़ के अंदर कुछ हो जाता है, ठीक है, तो दिल्ली से वो उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है. और कभी कभी दिल्ली वाला, उनके पास बैकअप का ही बैकअप होता है, दिल्ली वाला फिर आगे कहीं पे पड़ा है जाके किसी मुंबई में, ठीक है. तो अगर डेटा चोरी भी होता है तो एक जगह चोरी होगा तो बैकअप को वो फिर से रीइंस्टेट कर लेंगे, और अगर बैकअप का बैकअप भी होगा तो फिर हो गया तो मुंबई से ले लेंगे. अब कोई सोचेगा, कोई बेला बन सोचेगा कि 14 के तीनों चोरी हो गए तो भाई साहब खत्म है कहानी फिर. ऐसा मतलब होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर तो क्या ही कर लोगे. जब आपने सोच ही लिया किसी ने आपका बुरा हाल होना ही है, तो फिर तो क्या ही बच गया. अच्छा, अब री इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं. री इंश्योरेंस इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय एन इंश्योरर, जो कंपनियां हैं इंश्योरेंस कंपनियां, हु हैज एक्सेप्टेड एन इंश्योरेंस ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ द रिस्क टू अनदर इंश्योरर. मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी ने जो आपका एक्सेप्ट किया है, आपका जो रिस्क है, जैसे आपकी गाड़ी का या आपके घर का जो रिस्क उसने लिया है, वो आगे फिर उसको दे रहे हैं ताकि दूसरी कंपनी के अंदर भी वो शेयर हो जाए. इसको शेयरिंग भी बोलते हैं एक तरह से. सो दैट हिज शेयर ऑफ हैवी लॉस इज रिड्यूस्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ इंश्योरेंस इज ग्रांटेड ऑन लार्ज पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वेयर लॉस पोटेंशियल may be in crores, part of risk, that is a certain percentage, is reinsured with other insurance company in India and abroad. ठीक है ना. अच्छा, मैं अभी आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ. इसको कंट्रीब्यूशन या शेयरिंग नहीं बोलते. री इंश्योरेंस ही है. मान लो आपने ए कंपनी से इंश्योरेंस किया है, आपने ए कंपनी से ही प्रीमियम क्लेम ही लेना है, ठीक है. वो ए कंपनी आगे बीसी के अंदर उसने अपना शेयर कर दिया, ठीक है. हाँ, अगेन इंश्योरर्स आल्सो एक्सेप्ट री इंश्योरेंस बिजनेस फ्रॉम अदर कंपनीज. हाँ, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो दूसरी कंपनी से ले लेती हैं. इट इज एविडेंट दैट री इंश्योरेंस is an extension of the basic concept of insurance system, that is spread of loss of few over the many. हाँ, spread of the loss ठीक है. ओके भाई साहब, तो यहाँ पे होगा अपना चैप्टर 1 ख़त्म. तो आई होप आपको अच्छा लगा हो. बाकी जैसे हमने बताया था, हमारा एक वेबसाइट है जेडिसन, जहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है. तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड अटमोस्ट गुड फेथ. ठीक है. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस.